नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें 1781 का संशोधन अधिनियम, जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद जब भी कोई नियम बनता है उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, वो समय के साथ पता लगती हैं। 1773 के बाद में 1781 का एक संशोधन अधिनियम आया। ये अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। आपको बता दें, एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की कुछ विशेषताएं थी, वो क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम जानेंगे। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। आपको बता दें, जब ये 1773 में जो संशोधन हुआ 1781 में, तो उसमें क्या हुआ कि उसके जो गवर्नर जनरल थे और उसकी काउंसिल थी, उसका जो सुप्रीम कोर्ट के 6 अधिकार से उन्हें बरी कर दिया गया। दूसरा, उनके जो भी पद धारण के अधिकार थे, जैसे जिस गवर्नर जनरल के पद पर आया उसके जो भी अधिकार थे, काउंसिल के जो भी अधिकार थे, उस अधिकार में अगर कोई कमियां रह जाती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी, कंपनी में जो कार्य कर रहे थे, कंपनी के सेवकों की उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 6 अधिकार से मुक्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूल से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के 6 अधिकार से बाहर कर दिया गया। यानी जो भी राजस्व संबंधी मामले आएंगे, पैसे संबंधी जो मामले आएंगे और उसकी जो वसूली की जाती है उसके जो मामले आएंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 6 अधिकार से बाहर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर कर दिया गया। इसका मतलब हो गया कि कलकत्ता की जो जनता थी, वहाँ के जो निवासी थे, यदि उन्हें कोई भी दिक्कत आती है या सरकार से उन्हें कोई दिक्कत होती है या वैसे भी उन्हें कोई दिक्कत आती है सामाजिक तौर से, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसमें यह भी व्यवस्था अपनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट है, वो हिंदू अगर व्यक्ति होगा, अभी हमारा एक ही है, एक ही संविधान है, सारे नियम रूल्स एक ही हैं। पहले क्या था, अगर वो हिंदू है, कोई व्यक्ति हिंदू है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, उसके नियम के अकॉर्डिंग मुकदमा चलेगा। यदि वो मुसलमान है तो उसके अकॉर्डिंग मुकदमा उस पर चलेगा। इस कानून द्वारा ये व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के। आपको बता दें कि जो प्रांत के न्यायालय थे, उसमें अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है, किसी व्यक्ति को दिक्कत आती है, तो प्रांतीय न्यायालय से अगर अपील आती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में ना जाकर वो गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के दायरे में जाएंगे। इस कानून में गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल, जिसे प्रोविजंस आर्ट्स एंड काउंसिलिंग के नियम विनियोग बनाने की अधिकार दिया गया है। इसका मतलब ये लास्ट नियम क्या है कि इस कानून में गवर्नर जनरल काउंसिलिंग जो थे, उनको प्रांतीय के जो न्यायालय थे, प्रांतों के जो न्यायालय को काउंसिलिंग थे, उसके जो नियम बनाने का अधिकार था, वो इनको दे दिया गया। नमस्कार दोस्तों।